तो हम लोग आज एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 नियंत्रण एवं समन्वय को पढ़ेंगे। तो हम पहले समझेंगे कि नियंत्रण और समन्वय होता क्या है। तो नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल और समन्वय होता है कोऑर्डिनेशन। तो पहले इन दोनों के टर्म को समझेंगे, फिर देखेंगे इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। तो इस अध्याय में पढ़ना क्या है? जंतु तंत्रिका तंत्र, प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप, मानव मस्तिष्क, पादप में समन्वय और जंतु में हार्मोन्स। ये सारे टॉपिक्स 5 टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ना है और बहुत ही वीवीआई टॉपिक्स है। हर एग्जाम के लिए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए ये बहुत ही वीवीआई ये चैप्टर है। तो समझते हैं हम कि कंट्रोल मतलब क्या होता है, नियंत्रण मतलब क्या होता है। तो कंट्रोल का अर्थ होता है शरीर के अलग अलग अंगों और क्रियाओं को नियंत्रण करना या सही दिशा देना। मतलब शरीर के अलग अलग अंगों को क्या करना है, अलग अलग अंगों को क्रियाओं को नियंत्रण एवं सही दिशा देने को क्या बोलते हैं? कंट्रोल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे गर्म चीज़ को छूने पर हाथ तुरंत पीछे की तरफ लेना। आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हाथ पीछे की तरफ लेते हैं, इसको बोलते हैं कंट्रोल। या आँख से देखकर किसी वस्तु की ओर हाथ बढ़ाना। आँख से किसी चीज़ को देखे उसके तरफ जब हाथ बढ़ाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल। लेकिन कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन मतलब होता है टीम वर्क। मतलब एक का नहीं, बहुत सारा मिलके काम करे। जैसे कि कोई गेंद ऊपर से आ रहा हो, कोई गेंद आसमान से गिर रहा हो, अगर कोई प्लेयर इसको कैच करता है तो क्या करता है? पहले वो आँख से देखता है कि गेंद आ रहा है, फिर वो माइंड को मैसेज देता है कि भाई गेंद कोई आ रहा है, इसको पकड़ो। फिर माइंड क्या करता है कि मसल को मैसेज देता है, मतलब मांसपेशिया को मैसेज देता है कि भाई गेंद कोई आ रहा है, हाथ से उसको पकड़ लो। तो कहने का मतलब है कि देखो कितना सारा आँख भी काम किया, माइंड भी काम किया और मांसपेशिया भी काम किया, टीम वर्क किया। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो ये समझ में आ गया नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में बता चुके हैं कि जंतु तंत्रिका तंत्र, प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप, मानव मस्तिष्क, पादपों में समन्वय और जंतुओं में हार्मोन्स। जंतु के मतलब हम लोग ही हुए, जंतु मतलब मानव भी होता है, मानव को भी जंतु में ही रखा गया है, बोला गया। तो हमको इतना चीज़ को पढ़ना है। तो हम एक एक करके एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं, पहले आप देख लीजिए कि कितना सारा ये जितने भी टॉपिक्स है कि जितने भी इसमें, तो आप देख सकते हैं कि इसमें हम हर एक लाइन को पढ़ के आपको समझाएंगे, एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में हम इसमें लिख दिए हैं। और एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से भी बन सकता है उसको हम अंडरलाइन भी किए हुए हैं कि आप एक बार पढ़ लेंगे, जब भी रिवीजन आपको करना होगा तो सिर्फ पीला या इस तरह से जो अंडरलाइन है बस उसको पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक एक लाइन को एक एक देखिए, इसमें जितना भी क्वेश्चन है उसका भी आंसर लिख दिए हैं। तो कहीं से भी इस चैप्टर का क्वेश्चन बनता है तो आप बनाने में सक्षम होंगे। तो एक और आप अब देख सकते हैं कि जितने भी हार्मोन्स है, प्लांट्स हार्मोन, जैसे ऑक्सीजन प्लांट हार्मोन है, वृद्धि के लिए रिस्पॉन्स, जिब्रेलिन वृद्धि तना में कराता है, साइटोकिनिन सेल डिवीजन के लिए, अब्सेसिक एसिड क्या होता है? वृद्धि रोधक होता है या पत्ता गिरता है किसके कारण? अब्सेसिक एसिड के कारण। तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और बना नहीं पाते। इतना सारा आप पढ़ेंगे उसके बाद में आप ये निकाल पाएंगे। और जब रिवीजन करेंगे, इसको हम समझा देंगे तो 1-2 से 5 सेकंड में आपका ये पेज रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। हम एक एक चीज़ को अंडरलाइन कर दिए हैं, एक एक चीज़ को आपको समझा दिए हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस से रख के आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। तो इंट्रोडक्शन तो हो गया, अभी तो हम लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया है। इंट्रोडक्शन जो भी था, समन्वय नियंत्रण, इस फर्स्ट पेज पे इसी के बारे में दिया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, अलग अलग चीज़ों से आपको समझाया है। तो हम इस चीज़ को देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतु तंत्रिका तंत्र। अब हम लोग जंतु तंत्रिका तंत्र को समझेंगे। जंतु तंत्रिका तंत्र को समझने के से पहले हम कुछ इसका बेसिक पढ़ेंगे। इसके बारे में, नर्व्स के बारे में कुछ हम बेसिक्स पढ़ेंगे। तो हम लोग इस फोटो के माध्यम से समझेंगे कि जंतु तंत्रिका तंत्र कहते किसको है। तो जंतु तंत्रिका तंत्र क्या है? तो तंत्रिका तंत्र मतलब हुआ, इंग्लिश में बोले इसको नर्वस सिस्टम, एनिमल्स नर्वस सिस्टम। तो हम यहाँ पे एक पिक्चर बनाया है जिसमें नर्व सेल उसमें दिखाया गया है। तो इसी को तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। जो लाइन्स का वायर की तरह, ये वायर की तरह लाइन से आपको दिख रहा है, ये सब उसी को बोलते हैं। तो इसको समझिए, अच्छे से समझिए कि है क्या। तो ये तो आप जानते थे तरह से कि ये ब्रेन है और बीच में रीढ़ की हड्डी जो होता है उसके बीच में एक होता है स्पाइनल कोड, जिसको हिंदी में बोलते हैं मेरुरज्जु। क्या होता है? मेरुरज्जु होता है। अब ये मेरुरज्जु होता है
उसके बाद में ये पतला पतला सा मेदुरज्जु से जो निकला हुआ है उसको बोलते हैं नर्व। क्या बोलते हैं? नर्व बोलते हैं, यानी तंत्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका। क्या बोलते हैं? तंत्रिका। तो ये तंत्रिका है। तो क्या होता है कि जैसे कि हमारे हाथ में मान लो यहाँ पे आग जला दिए, यहाँ पे गर्म हो रहा है, तो गर्म होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है, और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स मतलब विद्युत धारा इन नर्व्स के थ्रू में जाता है स्पाइनल कोड के पास, और स्पाइनल कोड क्या करता है कि इस मैसेज को जाके ब्रेन को पहुँचाता है, और ब्रेन में सोचता है, बताता है कि भाई तुम्हारा हाथ जल रहा है, क्या करना चाहिए बताओ। फिर ब्रेन बोलता है कि भैया हाथ उठा लो, तो फिर ये मैसेज यहाँ से आता है मसल्स के पास, और मसल क्या करता है? कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, फैलता है, जिससे हाथ क्या हो जाता है? ऊपर की तरफ ये हट जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। ये छोटा छोटा तार होता है, एक मोटा से, एक तो ब्रेन है, ब्रेन से जुड़ा हुआ है स्पाइनल कोड है, और स्पाइनल कोड से छोटा छोटा नर्व्स जुड़ा हुआ है। तो एक तो क्या होता है? नर्व जो होता है तंत्रिकाएं जुड़ी हुई होती है। एक तंत्रिका क्या होता है? कहीं पर भी बात समझ में आ गया कैसे मैसेज होता है? कहीं भी अगर ये पैर ही जल रहा है, इसका पैर मतलब आग पे पैर रख दिया, तो क्या होगा? यहाँ से जो नर्व्स होगा मैसेज लेके जाएगा स्पाइनल कोड के पास। जितने भी नर्व्स है सारे स्पाइनल कोड से जुड़े हो, देख लो जितने भी नर्व्स सब किससे होता है? स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ होता है, और स्पाइनल कोड खुद ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। समझ में आ गया? तो इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए। तो कोई भी नर्व्स में, यानी शरीर के किसी भी भाग में कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो वो क्या करता है कि ये मैसेज इस नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कोड के पास, और स्पाइनल कोड उसको ब्रेन को पहुंचा देता है मैसेज, और उसके बाद कंट्रोल हो जाता है। जो करना है वो ब्रेन अपना डिसीजन दे देता है। तो एक चीज़ समझिए, इसलिए ब्रेन को, जैसे कि मान लो ब्रेन को अगर आप मोदी जी मान लिए, तो स्पाइनल कोड को क्या मानते हैं? अमित शाह। देश में जैसे मोदी जी देश को चला रहे हैं, उसी तरह से अमित शाह कैसे गृह मंत्री उनको सजेशन देता है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यानी उनके पास मैसेज लेकर जाता है। समझ में आ गया बात को? तो ब्रेन और स्पाइनल कोड को क्या बोलते हैं? सेंट्रल मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ब्रेन और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में किसको शामिल करते हैं, तो क्या लिखेंगे? ब्रेन और स्पाइनल कोड, यानी ब्रेन, दिमाग और मेरुरज्जु। ठीक है, दिमाग और मेरुरज्जु क्या बोलते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बात को आप समझ गए। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, यानी पेरीफेरल तंत्रिका तंत्र किसको कहते हैं? तो बाकी के जो बच गया, ये जो नर्व्स निकल रहे हैं, ये जो नर्व्स निकल रहे हैं स्पाइनल कोड से, जितने भी नर्व्स निकल रहे हैं, ये सब जो हो गए वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट हो गए, ब्रेन और स्पाइनल को छोड़ के। ठीक है, तो बात आपको समझ गई कि जो भी नर्व्स है, तंत्रिका तंत्र आप दिख रहे हैं, तंत्रिका तंत्र कैसा दिखता है? तो तंत्रिकाओं का तंत्र है ये, एकदम से मेला है ये, जाल है एक, पूरे शरीर में कहीं भी कोई समस्या होगा तो वहाँ से आपको स्पाइनल कोड तक जाएगा, क्योंकि हर तंत्रिका तंत्र आपको मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ है, और वो खुद ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो तंत्रिका तंत्र आपको इस फिगर को देख के समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके एक एक लाइन को पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है उसको। अच्छा, ये तंत्रिकाएं तंत्र है, वो छोटे से न्यूरॉन्स एकदम तंत्रिकाएं से बना हुआ है। ये वाला एक कितने बहुत सारे असंख्य करोड़ों, ये इतना बड़ा एक ही नहीं है, इसमें करोड़ों छोटा छोटा है, जो कि इसको क्या बोलते हैं? एक को क्या बोलते हैं? इसको न्यूरॉन्स क्या बोलते हैं? आप देखेंगे इसमें क्या बोलते हैं इसको? तंत्रिकाएं पेशी संधि। ठीक है, सॉरी, तंत्रिकाएं कोशिका का चित्र, यानी तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। बहुत सारा तंत्रिका कोशिका से सेल से बना हुआ है, टिश्यू। ऐसे भी जानते हैं कि बॉडी का सबसे छोटा कौन सा होता है? सेल। उसके सबसे बड़ा क्या होता है? टिश्यू होता है। फिर उसके बाद क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सबसे बड़ा तंत्रिका कोशी है। तो एक तंत्रिका कोशिका जो होगा, एक सेल होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, एक तंत्रिका, बहुत सारा जाल हो गया, लेकिन ये छोटे छोटे तंत्रिका कोशिका से बना है, ये तंत्रिकाएं बना है। तो एक पहले एक तंत्रिका के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें फंक्शन क्या है। वही 1 से 2 अटैच है, 3 अटैच है, करोड़ों एक दूसरे से अटैच है। तो एक के बारे में पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा कि हमारे बॉडी में कैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट कहाँ पे होता है, वो कैसे ट्रेवल करता है, फिर ये सूचना कैसे एक सेल से दूसरे सेल तक पहुँचता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए अब हम लोग एक एक लाइन पढ़ते हैं। जंतुओं में यह नियंत्रण एवं समय में तंत्रिका एवं पेशी के द्वारा किया जाता है। इसके विषय में कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं। आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थों को छूने हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें इसे पहचानने तथा इसके अनुरूप क्रिया की आवश्यकता है। हम कैसे पता लगाएं कि हम गर्म वस्तुओं को छू रहे हैं? हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्रायः हमारी ज्ञान इंद्रियों में स्थित होती है। अब देखिए, ग्राही मतलब क्या होता है? ये ग्राही के मतलब होता है रिसिप्टर। जैसे कि आप गर्म पानी को छुएंगे तो वो क्या होगा, कहीं उस वहाँ का जो सेल होगा वो क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा, क्या क्या है? गर्म चीज़ है, तो इसको कहते हैं ग्राही। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? रिसेप्टर बोलते हैं। तो किससे? ज्ञान इंद्रिया क्या है? आँख है, नाक है, त्वचा है, ये सब क्या है? मेरा ज्ञान इंद्रिया है। इसी से तो पता चलेगा। जैसे आंतरिक कान, नाक, जीभ क्या है? ये सब ज्ञान इंद्रिया। जैसे रस संवेदी ग्राही, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जस्टेटरी जो होता है वो स्वाद पता करता है, और जबकि
घ्राणग्राही गंध का पता लगाता है। जैसे घ्राणग्राही मतलब होता है अल्फैक्टरी रिसेप्टर, तो उससे गंध पता चलता है, यानी नाक से क्या पता चलता है, गंध पता चलता है, जिसको बोलते हैं घ्राणग्राही। और स्वाद जिससे पता चलता है उसको क्या बोलते हैं, रस संवेदी। क्या बोलते हैं, रस संवेदी, इसको बोलते हैं स्वाद जिससे ग्रहण होता है। ठीक है, तो आपको ग्राही का मतलब समझ में आ गया। ग्राही मतलब जो ग्रहण करे, किसी भी इन्फॉर्मेशन को जो ग्रहण करे उसको ग्राही कहते हैं, सिंपल सी बात है। और दो नाम है, एक घ्राणग्राही, ग्रंथ पूछेगा आपसे कि घ्राणग्राही क्या करता है, तो गंध को पता लगाता है। और रस संवेदी ग्राही क्या करता है, तो स्वाद को पता लगाता है। रस संवेदी क्या हो गया, जीभ हो गया, और घ्राणग्राही कौन सा हो गया, तो क्या पता है, गंध कौन पता करता है, तो नाक हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ पढ़ते हैं, ये सूचना एवं तंत्रिका कोशिका के दुमा कृतिका सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। अब एक चीज़, हम इस चीज़ को जो लिखा है, इतना सारा जो बात लिखा है, हम इसको आपको अच्छे से इसको समझा दे रहे हैं पिक्चर के माध्यम से। तो एक चीज़ समझो, इसका नाम क्या है, पहले इसको अच्छे से समझो, इसको कहते क्या है, क्या कहते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं हम तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, इंग्लिश में बोलेंगे न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स में क्या होता है, अब इसको अच्छे से समझिए। इसमें होता है कि अभी जो आपको दिखाया पिक्चर में, ये स्पाइनल कॉर्ड से म्यूरोलॉजी से बहुत सारा न्यूरॉन्स जुड़ा हुआ था, तो उसका एक सेल के बारे में बात करते हैं। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये वाला जो भाग है, जो बाल जैसा निकला हुआ है, एकदम से ये निकला हुआ है, ये उसको बोलते हैं द्रुमिका। क्या बोलते हैं, द्रुमिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, दोनों याद रखिए, कभी कभी ऑप्शंस में इंग्लिश में भी दे देगा और आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये डेंड्राइट भी बहुत बार मैं ऑप्शन में देखा हूँ, इसलिए मैं लिख दिया हूँ। क्या बोलता है, द्रुमिका को डेंड्राइट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है। और इलेक्ट्रिक इन्फॉर्मेशन कोई भी, अगर मान लो यहाँ पे गर्म लगा, तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिक इम्पल्स से इस बीच में आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉडी काय, सेल का बॉडी, यानी कोशिका काय बोलते हैं। तो इस कोशिका काय में ये प्रोसेस होगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद में क्या होगा कि ये इस लाइन के थ्रू ये इधर की तरफ आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सोम, ये जो रास्ता है उसको बोलते हैं एक्सोम, जिसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष, हिंदी बोलते हैं तंत्रिकाक्ष, इंग्लिश में एक्सोम, एक्सोन, इसको याद रखना है आपको, दोनों याद रखना है, तंत्रिकाक्ष और एक्सोन। इसके थ्रू यहाँ पे आता है, इस पॉइंट्स पे आता है, जिसको बोलते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा, यानी नर्व इंड पॉइंट्स पे यहाँ पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तो और भी एक सेल होगा इस तरह से, ऐसा ही तो एक और भी जुड़ा होगा, बहुत सारा होगा, है कि नहीं। और फिर इसमें भी इस तरह का एक्सोम होगा, इसमें भी इंडिंग होगा, यानी ऐसा हज़ारों लाखों शरीर के अंदर जुड़ा होगा, ऐसा नर्व्स बहुत सारा शरीर में जुड़ा होगा, तंत्रिका आपके शरीर में जुड़ा होगा। तो ये वाला जो पार्ट्स है आपका, ठीक है, इसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं इसको, सिनेप्स। इस वाले पार्ट को बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, इस वाले जगह को बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। इस वाले पार्ट को बोलते हैं सिनेप्स। तो यहाँ से जो आपका सूचना जो चला है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ध्रुमिका से, यहाँ पे प्रोसेस हुआ और यहाँ से एक्सोम के थ्रू, कहाँ पे एक्सोन के थ्रू गया, यहाँ पे सिनेप्स में। तो यहाँ क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स केमिकल में चेंज हो जाएगा। किसमें, केमिकल में चेंज हो जाएगा, यानी रसायन में चेंज हो जाता है। यहाँ पे रसायन में चेंज हो जाएगा। क्या चीज़ में, रसायन में, यहाँ पे रसायन में। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि आपको एक डेंड्राइट के लास्ट में और दूसरे डेंड्राइट के स्टार्टिंग में जो एक जगह होता है, स्पेस जो होता है, उसे क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रिक क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक जो विद्युत होता है वो रसायन में परिवर्तन हो जाता है। और फिर ये रसायन जब इस सेल में आएगा तो फिर इलेक्ट्रिक में परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रिक चलता है बॉडी में, फिर केमिकल में सिनेप्स बदल जाता है और फिर सिनेप्स इलेक्ट्रिक के फॉर्म में आ जाता है। तो ऐसे भी आप कहेंगे कि इन्फॉर्मेशन जो हमारे शरीर में चलता है नर्व्स के थ्रू, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में, यानी विद्युत धारा के फॉर्म में ये चलता है। तो समझ में आ गया आपको। एक पहले नाम याद रखो, इसको बोलते हैं, इसको बीच में केंद्रिका है, ध्रुमिका ये है, उसके बाद में ये टोटल को बोलते हैं क्या, बॉडी सेल, यानी कोशिका का, इसको एक्सोन बोलते हैं, केंद्रिकाक्ष बोलते हैं हिंदी में, तंत्रिका का अंतिम सिरा, इसको बोलते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा। इस बीच को बोलते हैं सिनेप्स, जहाँ पे फिर दूसरा एक नर्व सेम टाइप का इस तरह से घुमा होता है। समझ में आ गया होगा आपको, ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे आएगा, तो ये वाला इंडिंग जो है, जो इंडिंग जो आप देख रहे हैं, नर्व्स का जो इंडिंग है, वो ये इंडिंग जो देख रहे होंगे यहाँ पे, जो इंडिंग जो देख रहे हैं, ये किससे जुड़ा हुआ है, मसल से जुड़ा हुआ है, आपके मांस से जुड़ा है। देखिए तंत्रिका पेशीय संधि, जहाँ पे क्या, ये मसल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पार्ट को क्या बोलते हैं, तंत्रिका पेशीय संधि, जहाँ पे तंत्रिका हमारे मसल से मिल रहा है। जैसे हाथ के मसल्स में कहीं ना कहीं आके नर्व्स जुड़ा होगा, तभी तो आके इन्फॉर्मेशन ब्रेन से कहता होगा कि भाई हाथ जल रहा है, हाथ को मोड़ लो। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगा, तो यहाँ के मांस सिकुड़ने लगेगा, और सिकुड़ने से क्या होगा, हाथ उठ जाएगा, यानी हाथ अलग हो जाएगा आग से। समझ में आ गया। तो इस तरह से मांसपेशियाँ में आ जाता है, मांसपेशियों को इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि हटाओ। समझ में आ गया बात को।
तो इस तरह के आप इसको समझ सकते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुआ, यहाँ पे प्रोसेस हुआ, इसके थ्रू दूसरे जगह पे गया, बीच में एक सिनेप्स मिलेगा जिसमें केमिकल रसायन फॉर्म में कन्वर्ट होगा और फिर इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है इसको समझने के लिए, इसको आप समझ गए होंगे। इसी चीज़ को यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस बात को समझ गए कि किस तरह से हमारे नर्व्स में इन्फॉर्मेशन या इलेक्ट्रिक कैसे घूमता है, हमारे शरीर में इलेक्ट्रिक कैसे नर्व्स के थ्रू, कोशिका के थ्रू, कैसे तंत्रिका कोशिका के थ्रू कैसे घूमता है। बात को समझ गए। चलिए अब एक क्वेश्चन से अगर आप समझ गए तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि यह सूचना को विद्युत आवेश के द्वारा शरीर के भाग से दूसरे भाग तक संवहन विशिष्ट करता है। इस सूचना को किसके द्वारा करता है, तो विद्युत आवेश को। अभी हम पढ़े हैं ना कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू सूचना जाता है हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे शरीर में सूचना किसके माध्यम जाता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स से कि मैग्नेटिक इफेक्ट से, किसके थ्रू जाता है, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। आपके पास हो गया। अच्छा, 3 क्वेश्चन इसमें दिया है, 3 क्वेश्चन इससे बनाया है इसी के नॉलेज पर, जहाँ सूचना उत्सर्जित होती है, मतलब सूचना कहाँ पे उत्पन्न होता है। तो अभी आपको पढ़ा है सूचना कहाँ पे उत्पन्न होता है, तो अभी आपको पढ़ा है कहाँ होता है, तो द्रुमिका के पास, डेंड्राइट के पास, यहाँ पे सूचना उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बाद जिससे होकर सूचना विद्युत आवेश की तरह यात्रा करता है। फिर किस चीज़ से होकर जाता है, बताइए किससे होकर जाता है, तो एक्सोन से होकर जाता था। तो क्या लिखेंगे, एक्सोन तंत्रिकाक्ष हो जाएगा। और ये रसायन कहाँ बनता था, तो सिनेप्स के पास बनता था। तो इसमें वही पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेंड्राइट हो जाएगा आंसर, यानी भूमिका हो जाएगा। और यहाँ पे इसका पे हो जाएगा केंद्रिकाय हो जाएगा, यानी एक्सोन इसका आंसर हो जाएगा कि जिसके थ्रू जाता है, तो एक्सोन के थ्रू। और आवेश का परिवर्तन रासायनिक सेकेंड, रसायन में कहाँ परिवर्तन होता है, तो अभी हम लोग न पढ़े हैं कहाँ पे, साइनेप्स में। साइनेप्स में क्या होता है, जहाँ पे स्पेस छोटा था वहाँ पे रसायन में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तीनों क्वेश्चंस को हम लोग समझ गए। इसको इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिखा है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। तो ये आप समझ गए, इस पेज को समझ गए। तो अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। इस पर एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, कि कुछ चीनी को मुँह में रख लीजिए और स्वाद चखिए, और उसके बाद में कह रहा है कि नाक बंद कर लीजिए और उसके बाद में स्वाद चखिए। तो क्या चीनी के स्वाद में कोई अंतर आएगा क्या, तो यस, ये अंतर आता है, यस अंतर आता है। अगर जब आप नाक बंद होता है तो चीनी भोजन में स्वाद से महसूस होगा। ये क्वेश्चन खुद पूछ रहा है कि नाक बंद करोगे तो चीनी तथा भोजन के स्वाद में कोई अंतर होगा, हाँ होगा, यस यह होगा। कैसे, इस बात को समझो। जो हमारे यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि बॉडी का जो टेस्ट होता है वो टंग पे, जीभ पर भी डिपेंड करता है और स्मेल पे भी डिपेंड करता है। जब आप किसी चीज़ को खाते हो, चीनी को आप खाते हो, तो क्या होता है, जीभ तो टेस्ट पता करता है, लेकिन अगर आप सब्जी खा रहे हो, सब्जी बहुत ही टेस्टी एक सब्जी खा रहे हो, तो इसका क्या होता है कि आपका जीभ तो उसको स्वाद पता करेगा, लेकिन उसका स्मेल हमारे नाक से जाता है और माइंड उसका दोनों का इफेक्ट देता है। समझ में आ गया बात को। तो टेस्ट मीन्स क्या हो गया, टंग प्लस स्मेल दोनों मिला के टेस्ट आता है। समझ में आ गया। आप नहीं हो तो आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि किसी चीनी को खाएंगे, कोई खाना को खाएंगे और फिर नाक बंद करके खाएंगे, तो थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा स्मेल तो नहीं आएगा। नाक बंद करेंगे तो स्मेल नहीं आएगा, सिर्फ टंग्स का, जीभा का कमाल दिखेगा आपको। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा। हालांकि आप अगर एग्जाम में डायरेक्ट आता, अगर नहीं पढ़े रहते तो आप सिर्फ टंग मार के चले आते, लेकिन नहीं, टेस्ट मतलब स्वाद भी और स्मेल भी, ठीक है। तो बात समझ में आ गया होगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए, इस चीज़ को याद रखना है। चलिए अब एक चीज़ हम पढ़ते हैं यहाँ पे, एक बहुत ही सुंदर टॉपिक है, परिवर्तित क्रिया में क्या होता है। तो देखिए, क्रियाएं तो 3 तरह की क्रियाएं होती हैं कि एक तो ऐसा क्रिया होता है जो आप सोच के समझ के करते हैं, एक ऐसा क्रिया होता है, 3 तरह की क्रिया होता है। एक ऐसा होता है कि सोच समझ के करते हैं, जिसको बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया। एक होता है अनैच्छिक, आप चाहे न चाहे होता है, जैसे कि वोमिटिंग में आ जाना, आपका दिल का धड़कन होते रहना, आप चाहिए न चाहिए दिल धड़केगा ही धड़केगा। ये सब क्या हो गया, अनैच्छिक हो गया। इच्छा से क्या हो, जैसे आप चल रहे हैं, पैर उठा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, ऐच्छिक आपकी इच्छा से। एक होता है परिवर्तित क्रिया, जो अचानक से, जैसे अचानक से हो, अचानक सडन, रिफ्लेक्स एक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रतिक्रिया को, सडन एक्शन, सडन। जैसे कि सांप अगर आपके पैर के नीचे आ गया तो आप क्या करेंगे, जल्दी से पैर हटा लेते हैं, जल्दी से पैर हटा लेते हैं, एकदम सोचते थोड़ी नहीं कि पैर हटाए कि नहीं। आँख पर पैर पड़ गया तो आँख पर जैसे ही पैर पड़ता है आप क्या करते हैं, फटाक से अपने पैर को हटा लेते हैं। क्यों हटा लेते हैं, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, परिवर्तित क्रिया। मतलब सडन कोई अगर कोई एक्शन दिखे तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। अच्छा एक चीज़ बताओ कि हम मान लो हमारा हाथ किसी आग पे पड़ गया, आग पे मेरा हाथ पड़ गया, तो हाथ में जो भी नर्व्स होगा वो क्या करेगा, हाथ में जो नर्व्स होगा वो जाके हमको स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है ना, स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। तो नर्व्स, हाथ के नर्व्स स्पाइनल कोड को बताएगा, मेरुरज्जु को बताएगा कि देखो भाई हमारा हाथ जल रहा है, अब क्या करूँ क्या। अब स्पाइनल कोड के पास डिसीजन लेने का वो है, जैसे कि
कि अब ये स्पाइनल कोड ब्रेन से जुड़ा होता है कि ब्रेन को बोलेगा कि नहीं, तो नहीं, प्रतिवृत्ति जब क्रिया होता है तो इसमें ये स्पाइनल कोड ही अपना डिसीजन ले लेता है। जैसे ही जाके स्पाइनल कोड को बोलता है कि भाई हाथ जल रहा है तो बड़ा जल्दी से हटाओ, सडन हटाओ, तो इस तरह से हटा देते। अगर कोई पत्थर आपके शरीर पे चला दे, आप जैसे ही देखते हैं सर को घुमा लेते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि घुमाना है। कोई कील पे पैर पड़ता है, अचानक पैर उठा लेते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रवृत्ति क्रिया। और इसको डायरेक्ट मेरु रज्जु के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। ये ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन जब ये कंट्रोल कर लेते हैं उसके बाद ये मेरु रज्जु क्या करता है, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है और बोलता है कि देखो भैया ये सांप नीचे दब गया था पैर के नीचे, हम पैर उठा लिए हैं, अब आगे क्या करना है, भागना है कि नहीं भागना है, वो सोचो, बताओ। ठीक है, तो वो ब्रेन मतलब ये एक्शन हम लिए हैं, ये इन्फॉर्मेशन दिमाग को दे देता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्या रिफ्लेक्स एक्शन में माइंड का कोई रोल है क्या, तो हाँ रोल है। सडन एक्शन में है, कंट्रोल कौन करता है, तो मेरु रज्जु करता है, लेकिन माइंड तक इन्फॉर्मेशन जाता है कि भाई ऐसा ऐसा घटना हुआ है। समझ में आएगा। तो इतना समझना है आपको, याद रखना है कि किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो स्पाइनल कोड के द्वारा कंट्रोल होता है। कौन सा, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स मतलब सडन, अचानक कुछ हो। समझ में आ गया। ठीक है, तो सोचने वाले उत्तक जटिल इसमें न्यूरॉन के जरिए, चलिए बात हो गया, बात समझ गए। तो ये किसके द्वारा कंट्रोल, पूरे शरीर के तंत्रिका बात को आप समझ गए, इस चीज़ को बात को समझ गए। अब ये कैसे होता है, एक चीज़ आपको हम समझ में ये तो आ ही गया होगा। चलिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं, प्रतिवर्ती चाप को थोड़ा सा हम समझते हैं। ये बात में आ गया आपको कि प्रतिवर्ती क्रिया स्पाइनल कोड मेरु रज्जु के द्वारा कंट्रोल होता है, ये जान के। फिर भी इन्फॉर्मेशन दिमाग के पास जाता है, लेकिन मास्टर कौन होता है, तो मेरु रज्जु स्पाइनल कोड ही कंट्रोल करता है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ हम समझते हैं, ये क्या होता है, ये क्या दिया हुआ है पिक्चर, इस पिक्चर को थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो मान लो इसमें गर्म है, इसमें गर्म पानी रखा हुआ है, ठीक है। आपने हाथ को इसके पास लाएं, ठीक है, अपने हाथ को इसके पास लाएं। अब आपका हाथ जल रहा है, तो यहाँ पे जो रिसेप्टर जो आपका सेल है उसको बोलते हैं ग्राही, ग्रहण करने वाला। तो ये सेल ग्रहण कर लिया आपके पास, ये दे दिया न्यूरॉन्स को, यानी तंत्रिका को दे दिया इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया होगा। अब हमारे पास दो गो नर्व्स होता है, ठीक है। एक होता है संवेदी तंत्रिका कोशिका। तो संवेदी तंत्रिका मतलब इसको सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं इंग्लिश में। तो संवेदित कोशिका के थ्रू ये ऐसे 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 कर करके, लेकिन ये अचानक हुआ, अचानक गर्म पानी पे हाथ रख दिए, अचानक सडन। तो ये जाके यहाँ पे स्पाइनल कोड है, यहाँ पे शरीर की ये मतलब ये रीढ़ की हड्डी है, मतलब स्पाइनल कोड में, यहाँ पे जाके बोलेगा स्पाइनल कोड को कि देखो भैया कोई हाथ पड़ गया। अब क्या करेगा, एक बीच में होता है प्रतिसार तंत्रिका कोशिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिले न्यूरॉन। तो यहाँ पे क्या होता है, संवेदी तंत्रिका तंत्र, और जो मतलब जो सूचना को लेकर आया उसको बोलते हैं संवेदी तंत्रिका तंत्र। और एक होता है तंत्रिका तंत्र, बोलेगा ये आपको स्पाइनल कोड बोला, मेरु रज्जु बोला कि भाई हाथ हटाओ, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन दूसरे नर्व्स के थ्रू फिर जाएगा इसके हाथ को, मसल्स को। यहाँ पे मसल्स है ना, हाथ का मसल मांस है, इस मांस के पास जाएगा आपका इन्फॉर्मेशन और कहेगा भैया सिकुड़ जाओ तुम। जैसे ही सिकुड़ेगा ये हाथ ऊपर से हट जाएगा। ऐसे सिकुड़ने को बोलते हैं कार्यकर भुजा में पेशी। क्या होता है, कार्यकर यानी इफेक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टर। इफेक्ट तो मांसपेशियाँ हुआ ना, इसलिए इसको इफेक्टर बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से संवेदी ग्रह सूचना को लेके गया और वहाँ से सूचना को लेकर कौन आया, तो प्रेरक तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। तो प्रेरक तंत्रिका तंत्र उसको सूचना को लेकर आया और इसको ये प्रेरणा दिया मांसपेशिया को कि भाई आप सिकुड़ जाओ, और जैसे ही सिकुड़ेगा तो आपका हाथ उठ जाएगा। समझ में आया बात को। और ये एक चीज़ और पूछता है, कभी कभी पूछता है इसमें कि ये जो है संवेदी क्या है, संवेदी तंत्रिका तंत्र, और ये प्रेरक तंत्रिका तंत्र ये वाला है। इन दोनों को जोड़ता कौन है, तो जोड़ने वाला का नाम कहती है, इसका है प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका, रिले न्यूरॉन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। तो बाद में आगे तीन ही न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अचानक से हाथ आपका जले तो आपका कौन लेके जाएगा, संवेदी तंत्रिका लेके जाएगा। इन्फॉर्मेशन लेकर कौन आएगा, जो ऑर्डर कौन लेकर आएगा, तब प्रेरक तंत्रिका लेकर आएगा। और क्या होगा, इफेक्टर क्या होगा, तो मांसपेशियाँ सिकुड़ेगा, हाथ हट जाएगा। समझ में आ गया प्रवृत्ति चाप कैसे बनता है, ये बात आपको समझ में आ गया। ये मेरु रज्जु था, स्पाइनल कोड था, यहाँ पे ये पिक्चर दिया, रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है स्पाइनल कोड। और ये कुछ संदेश मस्तिष्क के लिए भी जाता है। स्पाइनल कोड में संदेश जाता है तो मस्तिष्क में भी भेजता है कि भाई ऐसा ऐसा घटना घटा है कि हाथ हमारा जल गया था, हम हाथ हटा लिए हैं, ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन मस्तिष्क को भी वो देता है। तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। स्पाइनल कोड क्या हो, प्रतिक्रिया क्या होता है, प्रवृत्ति क्रिया क्या होता है, समझ में आ गया। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, और सडन रिएक्शन होता है, अचानक रिएक्शन होता है, जो स्पाइनल कोड की तरह स्पाइनल कोड के द्वारा कंट्रोल करता है। फिर भी दिमाग के पास इन्फॉर्मेशन जाता है, और ये आप समझ गए कैसे कंट्रोल होता है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। अब मानव मस्तिष्क में समझेंगे। तो मानव मस्तिष्क में क्या होता है, मानव मस्तिष्क को पढ़ेंगे हम लोग, इसमें होता क्या है। तो पहले तो मानव मस्तिष्क समझने से पहले क्रिया समझते हैं कि तीन तरह ऊपर ही पढ़े थे, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया और प्रवृत्ति क्रिया। प्रवृत्ति क्रिया तो हम समझ गए कि सडन होता है,
जिसमें दिमाग को सोचने का समय ही नहीं मिलता है, वो स्पाइनल कॉर्ड ही डिसीजन ले लेता है। ऐच्छिक क्रिया उसको बोलते हैं जो हम जैसे पैर को उठाना, हाथ को उठाना, टहलना ऐच्छिक। अनैच्छिक क्रिया क्या हुआ, जो हमारे बस में नहीं है, जैसे दिल का धड़कना। आप दिल के धड़कन को आप रोक लोगे क्या 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के नहीं, वो धड़कता ही रहेगा। आपके शरीर में जो पाचन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, उसको तो आप चाह कर भी नहीं रहो। ऐसा तो नहीं होता है कि थोड़ा देर के लिए रोक देते डाइजेशन, बाद में डाइजेशन फिर स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो उसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया, जो आपके अंदर में आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये 3 तरह की क्रिया होता है। तो मस्तिष्क इन तीनों तरह की क्रिया को कंट्रोल करता है। तो इस माइंड्स को आप देखेंगे, पहले माइंड्स को अच्छे तरह से समझो, इससे क्वेश्चंस बहुत आता है। 3 पार्ट्स होता है, इसमें एक पार्ट होता है अग्र मस्तिष्क, 3 पार्ट होता है इसमें। अग्र मस्तिष्क एक पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट हो गया मध्य मस्तिष्क, एक होता है पार्श्व मस्तिष्क यानी पिछले वाला मस्तिष्क। ठीक है, बात को समझ के तब इसमें देखेंगे डिफरेंस का इस काम क्या होता है। तो अग्र मस्तिष्क का काम क्या है, तो थिंकिंग, सोचने का, नॉलेज वाला काम क्या होता है, अग्र मस्तिष्क। कोई काम आप सोच समझ के करते हैं, वो थिंकिंग क्या, अग्र मस्तिष्क का। मध्य मस्तिष्क का एक होता है, तो मध्य मस्तिष्क का कुछ भाग होता है मध्य मस्तिष्क में, जैसे हो गया आपका हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, तो टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर नियंत्रण के बारे में होता है। प्यूशी हो गया, एक पश्चिम मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला आता है। पश्चिम मस्तिष्क में क्या होता है, मेडुला। तो मेडुला का काम क्या होता है, इस बात को समझिए। मेडुला का काम क्या होता है, तो मेडुला का काम होता है, मेडुला का काम होता है इसमें, मेडुला का काम क्या होता है, तो मेडुला का काम होता है अनैच्छिक क्रिया। इसका अनैच्छिक क्रिया के लिए होता है। ये अनैच्छिक क्रिया के लिए मेडुला होता है कि इसमें वैसा क्रिया जो आपके कंट्रोल में ना हो, आपके कंट्रोल में ना हो, जैसे कि ब्लड प्रेशर, मुंह से लाड़ आना, वोमिटिंग हो जाना, ये सब को कौन कंट्रोल करता है, तो मेडुला कंट्रोल करता है। माइंड का कौन सा भाग, तो मेडुला। अच्छा, अनुमस्तिष्क से भी क्वेश्चंस बनता है बहुत बार, तो इसमें होता है ऐच्छिक क्रिया, जैसे कि साइकिल चलाना, शरीर का संतुलन, बैलेंस, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। इस बात को समझिए कि शरीर का संतुलन जो बैलेंस बनाने वाला जो होता है, वो बैलेंस जो बनाने की बात आता है, वो कौन कंट्रोल करता है, तो अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क बैलेंस, शरीर का जो बैलेंस बनाता है कौन, अनुमस्तिष्क करता है ऐच्छिक क्रिया। अब एक एक करके इसके हम बारे में थोड़ा और भी नीचे को हम थोड़ा समझेंगे। तो देखते हैं नीचे क्या लिखा है। देखो, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन होता है, अग्र मस्तिष्क। बताए थे ना, माइंड के आगे वाला भाग थिंकिंग, सोचने समझने वाला काम करता है। अच्छा देखिए, इसमें कह रहा है कि क्या हमें सांस लेने के लिए या भोजन पचाने के लिए सोचना याद करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। इसमें सोचने समझने के इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये सब अनैच्छिक क्रिया है। इसे कोई अनैच्छिक क्रिया जो भी हो, इसमें देखिए अनैच्छिक क्रिया अभी हम बताए थे आपको, अनैच्छिक क्रिया मध्य मस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क से नियंत्रण होता है। ये सभी अनैच्छिक क्रिया, जैसे कि रक्तचाप, लाड़ आना, वोमिटिंग, बमन बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में वोमिटिंग को, बमन, पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। तो आपको पता चल गया कि अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा होता है, तो मेडुला को याद करते चले। ठीक है, जैसे साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, विचार कीजिए, ये पश्च मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क द्वारा संभव है। तो एक बात ये भी याद रखिए, मेडुला किसका हो गया, मेडुला अनैच्छिक क्रिया को, और ऐच्छिक क्रिया को कौन करता है, या शरीर को बैलेंस करना किसके द्वारा, अनुमस्तिष्क। याद करिए, आगे क्वेश्चन भी आएगा। यानी ऐच्छिक क्रियाओं का परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति और संतुलन के उत्तरदायी है। तो संतुलन किसके द्वारा होता है, तो अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। और माइंड ये रक्षा किसके द्वारा होता है, क्वेश्चन है। तो ऊपर में क्या होता है, एक स्कल है खोपड़ी, जिसको माइंड को रक्षा करता है, हार्ड खोपड़ी होता है। और बीच में जो ये होता है, ये है एक तरह से स्पॉन्ज की तरह, एक बैलून, पानी के गुब्बारे की तरह इसमें माइंड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते। देखते क्या होता है, मस्तिष्क में एक हड्डी के बॉक्स में अवस्थित होता है। मस्तिष्क का है एक हड्डी के बॉक्स में अवस्थित होता है। मतलब उत्तक रक्षित कैसे होता है, मतलब मस्तिष्क का ये बहुत कमजोर पार्ट होता है, कैसे रक्षा होता है, तो मस्तिष्क हड्डी के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूर्ण गुब्बारे के मस्तिष्क होते हैं, मतलब उसमें एक तरल भरा हुआ, लिक्विड भरा हुआ गुब्बारे में मस्तिष्क होता है। ठीक है, वो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य के नीचे ले जाए तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। यह केसुरंड और रीढ़ की हड्डी है जो मस्तिष्क की रक्षा करती है। और माइंड का तो रक्षा करता है कौन, एक बॉक्स है, एक बॉक्स में है जिसमें तल पर गुब्बारे हैं, जिसको स्कल बोलते हैं ऊपर में। लेकिन हमारा स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा कौन करता है, मेरुरज्जु कौन करता है, तो रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के बीच में होता है स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु होता है। तो आपको हम बता चुके थे कि माइंड किसके बीच में होता है, किसके बीच, तो हड्डी के अंदर में होता है, खोपड़ी के अंदर में होता है माइंड। लेकिन हमारा स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु किसके अंदर होता है, तो रीढ़ के अंदर होता है। तो ये भी आप समझिए कि रक्षा कौन करता है, समझ में आते। अब तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है, अब इसको समझेंगे। तो इसको हमको समझना है कि तंत्रिका ऊतक कैसे वर्क करता है, बहुत अच्छा से समझाएंगे आपको। एक चीज़ इसको समझिए, जैसे कि हमारा हाथ कैसे मुड़ जाता है, कैसे सिकुड़ जाता है, हम कैसे हाथ उठा लेते हैं।
मन करता है पेंसिल उठाने के लिए, तो मेरा हाथ कैसे मूवमेंट करता है, कैसे ऐसा होता है, उसी को पूछ रहा है कि कैसे वर्क करता है। तो एक चीज़ समझिए, जैसे आपका हाथ जल गया, जैसे ही हाथ जलेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स यानी विद्युत आवेश क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश यहाँ से चलने लगेगा। और विद्युत आवेश जैसे ये मसल में जाता है ना, आपके मांस में जाता है, मांसपेशिया में जाता है आपके, तो वहाँ पे एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। मांसपेशिया में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। उस विशेष प्रकार के प्रोटीन के कारण क्या हो जाता है, आपका जो कोशिका है, मांस का जो कोशिका है, आपके मांस का जो कोशिका है, मांसपेशिया का कोशिका है, इसका आकार बदल जाता है। क्या बदलता है? आकार इसका चेंज कर जाता है। आकार चेंज करेगा मतलब वो सिकुड़ जाएगा या फैल जाएगा, मतलब मांसपेशिया का आकार चेंज करेगा मतलब ये सिकुड़ जाएगा या फैल जाएगा। इसके कारण क्या हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है, हमारा हाथ का मूवमेंट हो जाता है। बात में समझ में आया? हाथ अपना उठा लेते हैं या हाथ रख देते हैं। समझ में आया बात को? एक चीज़ और एक समझिए कि कैसे काम करता है। अगर मान लीजिए आपके हाथ में कुछ चुभा दे, या कोई सुई चुभा दिया, तो सुई चुभा दिया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स, विद्युत धारा वहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या हो गया, जनरेट हो गया, उत्पन्न हो गया। अब वो क्या करेगा, मांसपेशिया के पास जाएगा इलेक्ट्रिक। मांसपेशिया के बीच में क्या क्या होता है तो जानी गए, मांसपेशिया में जाएगा मतलब कहीं जहाँ पे मांसपेशिया में जाएगा। मांसपेशिया में एक प्रोटीन होता है, किसी कारण एक प्रोटीन होता है, उसी प्रोटीन के कारण क्या हो जाता है कि सेल का आकार चेंज हो जाता है, और आकार चेंज होने से हमारा हाथ उठ जाता है, अपने आप हाथ उठ जाता है या वहाँ से हट जाता है। तो इस तरह से हमारा बॉडी काम करता है कि जब कोई भी आदमी, चाहे आपको कोई मुक्का मार दिया, तो मुक्का जहाँ मारा वहाँ इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो गया, वहाँ से वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आपके मांसपेशिया में जाएगा, आपके बाजू के ऊपर वाले भाग में जाएगा। इलेक्ट्रिक इम्पल्स अगर ऊपर वाले भाग में जाएगा, वहाँ प्रोटीन होगा, वहाँ प्रोटीन के कारण ऊपर वाले भाग का मांसपेशिया सिकुड़ जाएगा या फैल जाएगा, चमड़ा सिकुड़ेगा, उसका मांस सिकुड़ेगा, जिसके कारण हाथ वहाँ से हट जाएगा। ये समझ में आता है? तो इस तरह से हमारा बॉडी काम करता है। तो बात को आप समझ गए। तो वही है, ये क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। अरेंज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक इम्पल्स ड्यू टू दिस शेप ऑफ द मसल ऑल्सो चेंज। तो क्या होता है, प्रोटीन के कारण, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के कारण प्रोटीन शेप को चेंज कर देता है, जिससे ये काम करता है। बात को आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस है। प्रवृत्ति क्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर है? तो टहलता है प्रवृत्ति क्रिया तो पहले स्पाइनल कोड की तरह, स्पाइनल कोड क्या करता है, इसको प्रवृत्ति क्रिया को क्या करता है कि स्पाइनल कोड ही इसको कंट्रोल करता है। कौन करता है? स्पाइनल कोड इसको कंट्रोल करता है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। लेकिन टहलने वाला को क्या होता है, माइंड से कंट्रोल होता है। प्रवृत्ति क्रिया तो सडन होता है स्पाइनल कोड, लेकिन टहलने वाला माइंड से। ये टहलने वाला स्लो है और नियंत्रण कर सकते हैं, ये फास्ट है और सेल्फ प्रोसेस है। ये क्या होता है, स्पाइनल कोड क्या है, अपने आप मतलब स्वतः ही हो जाता है वो। जैसे कि प्रतिवर्ती क्रिया किसको बोलते थे कि सांप आपको पर पैर पड़ गया तो अपने आप हटा लेते थे आप, स्पाइनल कोड कंट्रोल करता था। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रहण सिनेप्स में क्या होता था? आप बताए थे ऊपर में कि सिनेप्स में केमिकल होता है, रसायन पदार्थ, जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को केमिकल में, फिर केमिकल को इलेक्ट्रिक में चेंज कर देता है। सिंपल सी बात है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति संतुलन का अनुरक्षण करता है? अभी बताए थे कि बॉडी का संतुलन कौन बनाता है, तो अनुमस्तिष्क बनाता है। क्या होता है? सेरेबेलम। ठीक है, ये बता दिए थे। हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? तो घ्राण ग्रंथिका द्वारा, घ्राण तंत्रिका द्वारा सूंघते हैं हम, और रस संवेदी तंत्रिका द्वारा हम टेस्ट करते थे। तो अब कहते हैं सूंघने का बात कर रहा है तो घ्राण, ऊपर हम लोग पढ़े हैं, याद रखिएगा। प्रवृत्ति क्रिया में मस्तिष्क से क्या भूमिका होता था? आपको बताया था प्रवृत्ति क्रिया कंट्रोल करता है स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु कंट्रोल करता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जाता है। तो मेन रोल किसका हो गया? स्पाइनल कोड का। बट मस्तिष्क तक सूचना पहुंचती है, इसलिए घटना के बाद मस्तिष्क इस घटना का अनुभव करता है। स्पाइनल कोड तो इसको कंट्रोल करता है, लेकिन वो मस्तिष्क को भी बताता है, इसलिए आप इस घटना होने के बाद भी आपका माइंड में ये पता होता है। ठीक है, तो माइंड का यही भूमिका है कि उसको इन्फॉर्मेशन बाद में दिया जाता है। तो इस प्रश्न का भी आंसर हो गया। चलिए अब तो हमारा लगभग समाप्ति हो गया, मतलब एनिमल का समाप्त हो गया। अब हम लोग यहाँ से किसका पढ़ेंगे, तो प्लांट्स का पढ़ेंगे। हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कैसे होते हैं। एनिमल में तो अभी देख रहे थे ना हम लोग कि एनिमल में नर्व्स होता था, तंत्रिका तंत्र के द्वारा इन्फॉर्मेशन जाता था। लेकिन प्लांट के अंदर में जैसे छुई मुई के पौधा होता है, उसको छूते हैं आप तो क्या हो जाता है, उसका पत्ता सिकुड़ जाता है, फैल जाता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे में तो अंदर में शरीर में प्रोटीन है, जिसके कारण हमारा सेल शेप चेंज होता था। इलेक्ट्रिक इम्पल्स, विद्युत आवेश चलने से प्रोटीन के कारण शेप चेंज होता था, जिसके कारण हम हाथ उठा पाते हैं, चल पाते हैं, पैर को आगे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, इसके कारण बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा क्या होता है, छुई मुई में क्या है, पैर में भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स चलता है क्या? ये अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन कि प्लांट में भी क्या इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा चलता है क्या?
तो नहीं, विद्युत धारा इसमें नहीं चलता है, प्लांट में विद्युत धारा नहीं चलता है। इसका शेप चेंज करता है जल के कारण। इसमें हम लोग उधर इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थोड़ा जाता था, इसमें जल का पानी के कारण होता है कि इसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगा तो सिकुड़ जाएगा, पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो फैल जाएगा। हम लोगों का बॉडी का कोशिका कैसे फैलता सिकुड़ता था, हम लोग एक विशेष प्रकार के प्रोटीन है, विद्युत धारा वहाँ पे जाता था जिसके कारण कभी सिकुड़ता था कभी फैलता था प्रोटीन के कारण। तो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के कारण हम लोग के अंदर होता था, लेकिन प्लांट में क्या होता है, जल के कारण होता है। और जल ज़्यादा हो गया तो फूल जाएगा और इसे कम होगा तो सिकुड़ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से प्लांट में होगा। तो बात को आप समझ गए होंगे कि प्लांट में और इसमें क्या अंतर है, आदमी में क्या अंतर है। आदमी में इलेक्ट्रिक इम्पल्स, प्लांट में वैसा नहीं है। प्लांट में जल के मूवमेंट के कारण वो लगता है, मूवमेंट करता है उसका। बात को समझ गए? जैसे कि छुई में के पत्ता छुए, स्पर्श किए तो सीधे से सिकुड़ गया, तो क्या वो वृद्धि हुआ क्या? नहीं, वो वृद्धि नहीं हुआ, वो वृद्धि से मुक्त है, बस उसका शेप चेंज हुआ है, वो बढ़ा नहीं है। पेड़ जब बढ़ता है, फुनगी में बढ़ता है तो उसको बढ़ना बोलते हैं, लेकिन अगर उसका शेप चेंज कर रहे हैं तो वृद्धि नहीं हुआ। अगर इसमें आप समझ गए होंगे बात, लिखा है शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण समझने के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र थे। जंतु में तो तंत्रिका तंत्र थे, लेकिन क्या प्लांट में भी तंत्रिका तंत्र होते हैं क्या? तो नहीं, प्लांट में न तंत्रिका तंत्र होते हैं और न ही कोई पेशी होता है, कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें किसके द्वारा होगा? तो हम बता दिए जल के द्वारा, वाटर के द्वारा होगा। बात को समझ गए? चलिए, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, प्लांट है, ये छुई मुई के पौधा है, इसको छुई मुई के पौधा को छुएंगे तो आप ऐसा बन जाता है, सिकुड़ जाता है। क्यों होता है? प्लांट में जल की मात्रा बदल कर आकार बदलता है। तो इसमें जल जो यहाँ पे प्लांट में रहा होगा वो क्या हो जाता है, इधर की तरफ मूवमेंट हो जाता है, यानी जल का इस पत्ती में जल का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये सिकुड़ जाएगा। जैसे ही आप छुएंगे वहाँ से जल भाग जाता है, वहाँ से जल मूव कर जाता है तो उससे सिकुड़ जाता है। बड़ी इजी बात समझाना, जैसे ही छुएंगे जल के मूवमेंट भाग जाएगा, जल जैसे ही चला जाएगा वो सिकुड़ जाएगा। तो ये बड़ा फास्ट होता है, आप देखे होंगे छुए मुई के पौधा को। ठीक है, देखो अब इसी के बारे में आप समझ गए। तो क्या हुआ, जल के मूवमेंट के, जल के मात्रा के कारण। अब आगे पढ़ते हैं। यदि हम विचार करें कि पौधे को किसी बिंदु पर छुआ जाता है तो पौधे के किस भाग में गति होती है? यह आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु, गति वाला बिंदु दोनों भिन्न है, अतः स्पर्श होने की सूचना संचारित होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम तो छुई मुई के पौधा को यहाँ पे छूते हैं, लेकिन यहाँ वाला भी सिकुड़ जाता है, यहाँ वाला भी सिकुड़ जाता है, सारा पेड़ सिकुड़ जाता है पूरा। मतलब इधर वाला पत्ती को हम छुए नहीं, मात्र इस पत्ती को छुए हैं, लेकिन सिकुड़ना चाहिए, सिर्फ ये सिकुड़ना चाहिए, लेकिन ये टोटल सिकुड़ गया। इसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन हर जगह जा रहा है कि नहीं? तो वही है, मतलब जल इसका भी गया, इसका भी जल गया, इसका भी जल और इसका भी पानी यहाँ से मूवमेंट कर गया। बात समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पे पढ़िए, यहाँ से समझ में आएगा। पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तरह विशिष्ट प्रोटीन नहीं होता है, प्रोटीन नहीं होता है वहाँ पे। तो प्रोटीन के कारण हमारा मांसपेशियाँ बढ़ता चढ़ता था इलेक्ट्रिक जाने से, अपितु जल की मात्रा, देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है, जल की मात्रा परिवर्तन के कारण अपनी आकृति बदल लेती है, परिणाम स्वरूप फूलने और सिकुड़ने में उसका आकार बदल जाता है। समझ में आ गया? हम इसमें तो कोई इस तरह का तंत्रिका तंत्र है नहीं, जल की मात्रा करके होता है। चलिए, ये बात को तो समझ गए। अच्छा, वृद्धि के कारण एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें है, एक कुछ चीज़ है, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वृद्धि के कारण क्या है। वृद्धि के कारण समझेंगे। जैसे देखेंगे, कद्दू का पेड़ देखे होंगे आप, कद्दू के पेड़ देखे होंगे, उसमें उसके जो झाड़ी है, उसका जो लत्तर बोलते हैं, झाड़ी बोलते हैं, उसमें ऐसे 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 बीच में पतला पतला निकला रहता है। जो कोई पेड़ निकला तो इसमें चारों तरफ अगर कोई डाली उली है तो इसमें ऐसे पतर के झाड़ी ऐसे 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 जाता है। कोई पेड़ में ऐसे चारों तरफ से लिपट जाता है, स्प्रिंग की तरह देखते होइएगा, इस तरह से लिपट जाता है, होता है ना झाड़ी वाला पेड़ में। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रतान। किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रतान। क्या बोलते हैं? प्रतान। इंग्लिश में बोलते हैं डेंड्राइल्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइल्स बोलते हैं, प्रतान बोलते हैं। तो ये प्रतान कैसे किसी चीज़ के संपर्क में आने से ये अपने आप, कद्दू के पेड़ या लौकी के पेड़, किसी का पेड़ में देखेंगे तो वो अपने आप किसी चीज़ के संपर्क में आते हैं, इसमें से अपने लपटा जाता है। क्यों लपटा जाता है ये वाला? तो इसका कारण ये होता है, इसमें कि ये संवेदनशील, बहुत स्पर्श का बहुत ही संवेदनशील होता है। प्रतान स्पर्श के लिए बहुत संवेदनशील है। जब ये किसी भी आकार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान व भाग में वस्तु के संपर्क में है, उससे तीव्रता से वृद्धि नहीं होती है। अप्रतान जो वो भाग जो वस्तु से दूर है वो कारण प्रतान वस्तु चारों ओर मुड़ जाता है। देखिए, जैसे कि मान लो मोटा कर लो थोड़ा सा, स्प्रिंग ऐसे ऐसे बनता है ना, तो इसको थोड़ा मोटा करके देखो। मान लो कि अगर ये वाला भाग इसके इस लाठी के, इस लकड़ी के संपर्क में है तो इधर वाला भाग कम बढ़ता है, इधर वाला भाग जैसे इतना मोटा कोई प्रतान है
और इधर संपर्क में है, तो ये वाला भाग, ये वाला पार्ट जो है छोर है नहीं बढ़ेगा, ये वाला छोर खूब बढ़ेगा। तो क्या बढ़ेगा, ये बहुत बढ़ेगा तो क्या होगा, अपने आप ये मुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है जो स्पर्श में रहता है वो कम बढ़ता है प्रतान का, और जो स्पर्श में नहीं रहता है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, जिसके कारण किसी भी संपर्क में आता है चारों तरफ स्प्रिंग की तरफ वो बना लेता है। तो बात समझ में आ गया। एक और चीज़ है कि कुछ प्लांट्स होता है वो प्रकाश की तरफ कहीं भी रख दीजिए, जैसे कि ये चीज़ को देखिए, इस प्लांट को आप रख देंगे तो प्लांट क्या होता है कि प्रकाश की तरफ अपने आप जिधर से लाइट आ रहा है उधर की तरफ मुड़ जाएगा। क्यों मुड़ जाता है ऐसा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, प्रकाश की दिशा में पादप की अनुकृति। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रकाशन बर्तन गतियों में आरोह प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया और उससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं। कहने का मतलब है कि दो तरह के होता है, एक तो होता है कि लाइट की तरफ, तो इसका जो फुनगी है ये हमेशा लाइट की तरफ मुड़ता है, प्रकाश की तरफ, फोटोट्रोपिक बोलते हैं। और ये जड़ जो है ये हमेशा ग्रेविटी की तरफ मुड़ता है। कैसे, ग्रेविटी की तरफ, गुरुत्वाकर्षण बल यानी पृथ्वी की तरफ हमेशा ये जाता है। ठीक है, लाइट और पृथ्वी की तरफ। समझ में आ गया बात को। देखिए, और अगर इसलिए बोला जाता है कि ग्रेविटी की तरफ जाएगा मतलब धनात्मक गुरुत्वावर्ती, मतलब पॉजिटिव ग्रेविटेशन, और इसमें निगेटिव, ऋणात्मक मतलब निगेटिव गुरुत्वावर्ती, मतलब ये निगेटिव इसलिए कि पृथ्वी तो नीचे खींच रहा है ना इसको, जड़ को, लेकिन ये फुनगी ऊपर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ऋणात्मक, और जड़ के तरफ जा रहा है, ग्रेविटी के तरफ जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं धनात्मक, पॉजिटिव। तो इसको जड़ क्या करता है, धनात्मक गुरुत्वावर्ती करता है, और फुनगी पेड़ क्या करता है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती करता है। ठीक है, बात को समझ गए। ये इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो रूट और इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अच्छा, एक ऐसा चीज़ होता है कि एक एक्सपेरिमेंट, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, एक बीज है, ठीक है, इधर एक पानी भर दिए, पानी का स्रोत है, इधर मतलब ये मिट्टी भरा हुआ है, इस मिट्टी में पानी है, इस मिट्टी में नहीं, ये मिट्टी ड्राई है, ये वाला जो मिट्टी है ये ड्राई है, सूखा है, और इसमें पानी भरा हुआ है। यहाँ पे एक आप बीज कोई भी पेड़ लगा देंगे तो इसका जड़ किधर आएगा, भीगा हुआ की तरह अपने आप खींचा चला आएगा। समझ गए, इसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिक। हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रोट्रोपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिक। बात समझ में, वो जल की तरह जिधर वृद्धि होता है उसको हाइड्रोट्रोपिक। जड़ हमेशा पानी के स्रोत की तरह मूवमेंट करता है। बात को समझ गए। एक होता है रसायनुवर्ती, रसायनुवर्ती मतलब रसायन की तरह मूव हो जाए। वो कैसे है, तो इसके एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल है कि जब पराग होता है, जो फूल आप देखे होंगे, ये आप इस तरह से बीच में स्टेमेन, आप फूल इस तरह से आप देखे होंगे, आप फूल का पत्ती इस तरह से आप देखे होंगे, फूल जो होता है इसमें बीच में एक स्टेमेन होता है, बीच में आप ओड़हुल के फूल में देखे होंगे इस तरह से एंटीना की तरह निकला होता है, उसको बोलते हैं पराग। तो ये क्या होता है कि पराग नलियों का बीजांड की ओर वृद्धि करना, ये क्या होता है, रसायनुवर्तन। क्या होता है, रसायनुवर्तन। तो दो तीन को आप नाम सुन चुके होंगे। गुरुत्वावर्तन किसको बोलते हैं, मतलब जमीन की तरफ, तो कौन करता है, जड़ करता है। रसायनुवर्ती कौन करता है, तो पराग करता है। ठीक है, उसके बाद में प्रकाशानुवर्ती कौन करता है, तो पेड़ का ऊपर वाला भाग करता है, शूट करता है, शूट बोलते हैं इसको। ठीक है, उसका फुनगी करता है। ठीक है, तो बात समझिए, प्रकाश की तरफ, गुरुत्व की तरफ, ये बात आपको समझ में आ गया। प्रकाशानुवर्ती जो प्रकाश की तरफ जाए, और गुरुत्वानुवर्ती मतलब जो नीचे की तरफ जाए, तो ये बात समझ गया। एक और था रसायनोवर्ती, तो रसायन की तरफ जाए, मतलब पराग नलिकाएं का बीजांड की ओर वृद्धि करना, क्या होता है, रसायन। तो एक ही एग्जाम्पल है, इसलिए इसको याद रखिएगा आप। तो बाद में आपको ये बात आपको समझ में आ गया। अब कुछ चीज़ें हैं, ये बहुत VVI है, ये बहुत VVI है, हर एग्ज़ाम के लिए VVI है। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये कितना VVI है। तो एक चीज़ को समझिए, इसमें क्या है कि प्लांट्स का भी कुछ हार्मोन्स होता है। जैसे हमारा हार्मोन्स शरीर में होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे जंतु के हार्मोन्स के बारे में, उससे पहले हम लोग प्लांट्स के हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, उसका तना बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, कुछ उसके बाद में उसमें भी तो डाली उगते हैं, नए नए पत्ते उगते हैं, कहाँ से उगते हैं, उसमें सेल डिवीजन, कोशिका का डिवीजन होता होगा तभी तो। उसमें कुछ देर के बाद में क्या होता है कि हर प्लांट्स देखते होंगे कि कुछ प्लांट छोटा ही रह जाता है, कुछ प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है, कुछ दिनों के बाद में पत्ते सारे गिर जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, ये सब का कारण है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, ऑक्सिन, ये ना पॉइंट 1 में हम इसको बनाया हुआ है, पहले यहीं से याद कर लीजिए। पहले ऑक्सिन जो क्या होता है, अच्छा हम पढ़ ही लेते हैं। हार्मोन जिसे हम ऑक्सिन कहते हैं, यह प्ररोह के अग्रभाग टिप में संश्लेषित होता है, मतलब फुनगी में होता है, और कोशिका की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। तो ऑक्सिन क्या करता है, तो कोशिका की लंबाई बढ़ाता है। ठीक है, जब पादप एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विस्तृत होकर
प्रकोप के छाया होने वाले भाग में आ जाता है। प्रकोप के प्रकाश दूर वाली साइड में ऑक्सीजन का संग्रहण होने को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। कहने का मतलब है इतना याद रखिए, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऑक्सीजन वृद्धि का कारण बनता है। और ऑक्सीजन का एक और कहानी है, आप सूरजमुखी का फूल देखे होंगे। सूरजमुखी का फूल कैसा होता है? जब सुबह में कुछ ऐसा आपको दिखेगा, सूरजमुखी का फूल आप देखे होंगे, ऐसा दिखेगा। लेकिन जैसे ही सन इधर आता है, इधर आएगा, तो क्या होता है कि ये इधर की तरफ मुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? जिधर जिधर सन जाएगा, अगर सन इधर जाएगा तो फिर सूरजमुखी इधर की तरफ मुड़ जाएगा। सुबह में किसी और डायरेक्शन में रहता है उसका फूल, और शाम में उसका विपरीत डायरेक्शन में सूरजमुखी का फूल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये ऑक्सीजन के कारण ही होता है। जिधर प्रकाश पड़ेगा ना, उधर की तरफ क्यों मुड़ता है? क्योंकि जिधर प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो नहीं रहेगा, प्रकाश के डायरेक्ट विपरीत में आ जाता है, यानी ऑक्सीजन इधर चलाएगा। प्रकाश अगर सनलाइट इधर है तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन इधर चला जाएगा। अब क्या होगा कि इधर वृद्धि नहीं होगा और इस वाले तना के इधर वाले भाग में वृद्धि होगा। तो ये बताओ कि इधर बहुत चीज़ वृद्धि होगा तो ये अपने आप इधर मुड़ जाएगा, इसलिए वो देखता है कि लाइट की तरफ मुड़ जाता है। बात में समझ में आया? उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर सेकेंड में क्या है? पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण हो गया जिब्रेलिन। यहाँ पे हम जिब्रेलिन लिखे हैं क्या में? वृद्धि, तना का वृद्धि करने में, मोटा बढ़ाता है, जो ऑक्सीजन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। किसमें? तना के वृद्धि में। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को, थर्ड नंबर, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, इसलिए यह क्षेत्र में जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फल बीज में अधिक संप्रता में पाया जाता है। तो ये बताओ साइटोकाइनिन काम क्या है? सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन। क्या काम है? कोशिका विभाजन। कहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन? तो फल और बीज में। ये बताओ फल ही तो बनता है और बीज ही तो बनता है बहुत मात्रा में, तो क्या होता है यहाँ पे ज़्यादा पे कोशिका डिवीजन में मिलेगा आपको। ठीक है। इन पादप हार्मोन के उदाहरण में जो वृद्धि में सहायक होता है, लेकिन पादप की वृद्धि संपादन के लिए संकेतों की आवश्यकता, जैसे अब्सिसिक अम्ल। चौथा कौन हो गया? अब्सिसिक अम्ल। वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन के एक उदाहरण है। संदमन मतलब वृद्धि रोधक, संदमन मतलब रोक देना। अब देखिए कोई प्लांट्स का साइज छोटा हो जाता है, कोई प्लांट का बड़ होता है। जिस प्लांट में ऑब्सिसिक एसिड ज़्यादा होगा उसका क्या होगा? साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि रोधक होता है। उसको वहीं पे प्लांट को रोक देगा। तो रोक देगा किसका काम है? या पत्ता गिरने लगेगा, पत्ता पीला होकर गिरने लगेगा, तो सब किसका काम? पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभाव में सम्मिलित है। तो अब्सिसिक, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे आपको कि पत्ती का मुरझाना किसके कारण होता है? तो अब्सिसिक एसिड। अब चलो इसको एक बार याद कर लेते हैं हम लोग। ऑक्सीजन वृद्धि बढ़ाना, जिब्रेलिन तना की वृद्धि करना बढ़ाना, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करना, अब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक और पत्ता गिरना, मतलब वृद्धि को रोक देना और पत्ता का गिरना। तो ये प्लांट्स हार्मोन, ये 4 हार्मोन से, इसको अच्छे से आप याद रखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स हार्मोन्स, हमारे अंदर में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। अच्छा, हम लोग नर्वस सिस्टम तो पढ़ लिए ना, तो कुछ काम ऐसा भी है जो हार्मोन्स भी करता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग कुछ प्रश्न है उसको पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग हार्मोन्स देखेंगे। अच्छा, हार्मोन्स का है कुछ क्वेश्चन है। तो पादप हार्मोन क्या होता है? तो पादप हार्मोन क्या होता है? तो इसमें लिखा है, क्या लिखा, हम लिख चुके हैं कुछ जो वृद्धि, विकास एवं अन्य क्रिया का नियंत्रण करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पादप हार्मोन। हम लोग पढ़ चुके हैं। छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और प्ररोह की गति के किस प्रकार भिन्न है? तो वृद्धि पर आधारित नहीं है। छुई मुई से वृद्धि थोड़ी ना होता है, आपको छूते हैं तो पत्ता सिकुड़ता है, तो वृद्धि या छोटा थोड़ी ना होता है, वो तो अपना शेप चेंज करता है, वो वृद्धि पर आधारित नहीं होता है। लेकिन प्रकाश की ओर जो पौधा बढ़ता है वो तो वृद्धि होता है ना। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तब सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन क्या होता है? वृद्धि को बढ़ाता है। वृद्धि को रोकता कौन है? तो अब्सिसिक एसिड। किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि ऑक्सीजन की किस प्रकार सहायक होती है? ऑक्सीजन किस पर सहायक होती है? तो आपको पता है प्रतान मतलब किसको बोलते हैं? प्रतान। कदुआ में जो वो स्प्रिंग जैसा रहता है, जो जिसको किसी लकड़ी को पकड़ कद्दू का पेड़ या लत्तर वाला पेड़ कोई ऊपर चढ़ता है, उसी को बोलते हैं प्रतान। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? आपको बताए थे कि ऑक्सीजन जिधर प्रकाश पड़ता है उसके अपोजिट में चला जाता है, जिसके कारण अपोजिट का लेंथ ज़्यादा बढ़ता है, जिसके कारण वो क्या करता है? किसी चीज़ पर लपटा जाता है। 5 नंबर, जलानुक्रमण मतलब जल की ओर दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। तो वही है सिंपल से, जलानुक्रमण मतलब जल की तरफ कैसे जाएगा? तो वही है कि एक खंड ले लो, इसमें सूखा कुछ रख दो, मिट्टी रख दो, इसमें गीला मिट्टी रख दो, मतलब पानी इसमें रख दो या पानी के इस तरह स्रोत कर दो। तो यहाँ पे अगर कोई अंकुरन बीज यहाँ पे ला के रख दोगे तो इसका जड़ अपने आप गीला मिट्टी की तरफ बढ़ जाएगा, पानी की तरफ बढ़ जाएगा। ये उदाहरण हो गया इसका। जलानुक्रमण मतलब जड़ को पानी की तरफ बढ़ना, जड़े जलानुक्रमण होता है इसमें। समझ में आएगा बात को? जड़ हमेशा क्या होता है? जड़ पानी के स्रोत की तरफ जाता है, उसको जलानुक्रमण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस मानव के हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका क्या काम है और कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। तो मानव हार्मोन्स में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे है हाइपोथैलेमस हार्मोन्स। ठीक है, ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। एक पिनियल ग्रंथि है कि यहाँ पे पिनियल ग्रंथि है, ये पीयूसी ग्रंथि। तो 3 को ग्रंथि माइंड में है, कौन कौन?
हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि और पीयूसी ग्रंथि। अब देखते हैं इस ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन्स निकलेगा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि औरत में भी होता है, पीनियल ग्रंथि औरत में होता है, पीयूसी ग्रंथि ये भी औरत में सेम होता है। पराप्टू ग्रंथि, थाइमस, अपटू ग्रंथि, ये भी पराप्टू और थाइमस ये भी सेम होता है, ये भी सेम ही है, जो मर्द में है वो औरत में होता है। अग्नाशय भी औरत में होता है और मर्द सेम। अधिवृक्क भी औरत मर्द में सेम होता है। बस दिक्कत क्या होता है कि हम लोगों के पास क्या होता है, भीषण होता है और गर्भाशय और अंडाशय महिला में होता है, ये फीमेल में होता है। क्या होता है, फीमेल में होता है। इसलिए यहाँ से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, यहाँ से प्रोजेस्टेरोन निकलता है। ये मर्द का है, ये लेडीज़ का है। बात को समझ गए। तो ये ग्रंथि के नाम है। तो आपसे पूछ सकता है कि पीयूसी ग्रंथि का कहाँ है, माथा में एक छोटे से भाग में। आपको बोलेगा थाइमस ग्रंथि कहाँ पे है, पेट्रोटिक ग्रंथि कहाँ होता है, गला में है। अग्नाशय देख ही रहे हैं, वृषण देख ही रहे हैं, तो इस तरह से इसका लोकेशन पूछ सकता है। लेकिन देखते हैं इस ग्रंथि से हार्मोन्स कौन कौन सा निकलता है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। देखिए 1 नंबर में क्या है, इसमें एड्रिनल सीधा रुधिका में श्राव्त हो जाती है। देखिए अगर आपको कोई चीज़ क्या होगा ना कि डर लगने लगेगा या कोई उत्तेजना, क्रोधित होगा तो क्या होगा, एड्रिनल निकलता है। क्या चीज़, एड्रिनल सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित अन्य लक्ष्य अंगों और विशिष्ट उत्कों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। एड्रिनल का काम क्या होता है, एक आप पढ़े होंगे, इसमें है, कहाँ पढ़े थे, अधिवृक्क ग्रंथि। जो अधिवृक्क ग्रंथि है, इसी से एक हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन्स का नाम है एड्रीनलिन। क्या नाम है, एड्रीनलिन। सीधा रुधिर में स्रावित हो जाती है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। ये जैसे ही आएगा आपके ब्लड में, ये हार्मोन आता है कि आपको बेचैनी हो जाएगा, मतलब लड़ो मारो वाला ये है, मतलब फाइट करने वाला ये है कि इसमें गुस्सा आता है, आपको दौड़ के भागने लगेंगे, हाथ चलाने लगेंगे, किसी को मुंह हाथ फोड़ देंगे। तो वो एड्रिनल जैसे ही आपके अधिवृक्क वाला जो था उससे एड्रिनल आता है, पढ़ते हैं क्या होता है, रुधिर में स्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों और विशिष्ट उत्कों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाए। पाचन तंत्र, त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन भागों की छोटी सी धमनियों के आसपास की कोशिका सिकुड़ जाती है। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायफ्राम, पसलियों की पेशी के संकुचन में श्वसन दर भी बढ़ जाती है। बताइए, एक हार्मोन्स हमारे शरीर में निकलने से इतना सारा बॉडी में चेंजेज हो जा रहा है। समझ में आया हार्मोन्स कैसे काम करता है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करता है। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का दूसरा मार्ग है। समझ में, हार्मोन्स क्या करता है, हमारे शरीर को नियंत्रण करता है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। स्मरण कीजिए कि पादप में हार्मोन होता था क्या, जो दिशीय वृद्धि को नियंत्रित करता था। जंतु हार्मोन क्या कार्य करता है, इसके बारे में हम इसकी भूमिका अपना दिशा वृद्धि में नहीं कर सकता है। हमने किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते नहीं देखा है। देखिए जैसे पेड़ में क्या होता था, पेड़ के मतलब था कि प्रकाश में आप रख देते थे तो प्रकाश की तरह बढ़ने लग जाता था या ज़्यादा बढ़ता था। लेकिन जंतु तो ऐसा नहीं है कि लाइट में आदमी टहल देगा तो उसका माथा बढ़ जाएगा, पैर बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। हम लोगों का आदमी में तो ऐसा चीज़ नहीं होता है ना, जंतु में तो ऐसा नहीं होता है कि माटी की तरह बढ़ जाएगा, पैर नहीं ना बढ़ेगा। उसका जड़ तो, पेड़ का जड़ तो माटी की तरफ बढ़ता था कि ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वीय मूवमेंट होता था कि नहीं, लाइट की तरफ उसका मूवमेंट, उसके फुनगी का, उसके सूट का मूवमेंट होता था कि नहीं होता था। लेकिन हम लोगों में तो ऐसा नहीं होता है। एड्रिनल के बारे में समझ गए, लड़ो फारो मारो वाला हार्मोन। अब चलिए, अब हम लोग दूसरा हार्मोन्स पढ़ते हैं। चलिए, दूसरा हार्मोन से अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। तो अपटू ग्रंथि में थायरोक्सिन, इसमें तो आयोडीन नमक खाने के लिए बोला जाता है। आयोडीन नमक नहीं खाएंगे तो ग्वाइटर रोग हो जाता है। ग्वाइटर रोग हो जाता है क्यों, क्योंकि अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचयन का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। तो आपसे ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा कि थायरोक्सिन क्या क्या काम कर सकता है। तो थायरोक्सिन हमारे अंदर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा का जो पचाने का काम होता है उसमें भी कंट्रोल ये काम आता है थायरोक्सिन, ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। इसलिए वृद्धि के लिए संतुलन हो सके, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। समझ जाइए, थायरोक्सिन के संश्लेषण के चाहिए, थायरोक्सिन तभी बनेगा जब आयोडीन रहेगा। इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए बोला जाता है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो जाए तो संभावना है कि यह ग्वाइटर से ग्रसित हो जाए। ग्वाइटर क्या होता है, गला फूल जाता है, गला में घेघा रोग जो बोलते हैं, ग्वाइटर उसी को बोलते हैं, घेघा रोग हो जाता है। गला देखिए किसी किसी का, उसमें लगेगा इतना बड़ा थैला गला में निकला हुआ है, वो घेघा रोग हो जाता है। इस बीमारी का एक लक्षण फूली हुई गर्दन है, मतलब गर्दन फूल जाता है। तो समझ में आ गया आपको। अपटू ग्रंथि से कौन कौन निकलता है, अपटू ग्रंथि कहाँ था, अपटू ग्रंथि यही है। यहाँ से क्या बनता था, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का काम क्या था, किससे बनता था, आयोडीन से। और यह थायरोक्सिन का काम क्या है, तो ग्वाइटर से बचाता है।
ठीक है। तो हमारे शरीर में क्या, हम आयोडीन नमक से भी आयोडीन ले लेते हैं, जिससे मेरा थायरोक्सिन बन जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के पाचन में हेल्प हो जाता है, और ग्वाइटर रोग से भी हम लोग बच जाते हैं। अब 3 नंबर है पीयूसी ग्रंथि। कहाँ था पीयूसी ग्रंथि? तो मस्तिष्क में। ये मस्तिष्क में क्या है? पीयूसी ग्रंथि। अब ये पीयूसी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? देखिए, में स्रावित होने वाले हार्मोन में एक वृद्धि हार्मोन है। ये क्या होता है? वृद्धि हार्मोन। जैसे इसका नाम इंगित करता है, वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये सबको नियंत्रण करता है। यदि बाल अवस्था में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो इसलिए बौनापन कारण हो जाता है। इसलिए हाइट बढ़ने वाला जो दवाई खाते हैं ना, उसमें यही वृद्धि हार्मोन रहता है। समझ में आ गया? हाइट बढ़ने वाला जो दवा खाते हैं उसमें यही पीयूसी ग्रंथि में जो हार्मोन्स नहीं उतना बना पाता है, तो अलग से हम हाइट बढ़ने वाला दवा में देते हैं और ये हाइट बढ़ जाता है। ठीक है, हो गया। अब 4 नंबर हार्मोन्स में, 4 में इनके अंदर नाटक देखिए, पर यौनावस्था में संबंध है। देखिए, जब आप आपके दोस्त की आयु 10 से 12 साल होती है तो आपको अपने और आपके अंदर को नाटकीय अंतर देखते हैं। अजीब अजीब सा परिवर्तन आपके 10 से 12, मुँह आने लग जाएगा, बाल शरीर पे आने लग जाएगा। गर्ल्स है तो शरीर का अलग अलग अंग है जो वृद्धि करने लगता है। तो इस परिवर्तन को यौना अवस्था में संबंधित क्यों होता है? तो नर में टेस्टोस्टेरोन हो गया। टेस्टोस्टेरोन होने के कारण में जो आदमी में परिवर्तन, जो मेल वाला जो परिवर्तन होता है उसको टेस्टोस्टेरोन के कारण में, और महिला में जो परिवर्तन होता है मादा में, यानी महिला के अंदर में जो परिवर्तन होता है कि एस्ट्रोजन के द्वारा। तो आपको हम बताए थे कि ये जो वृषण है इससे टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न होता है, जिसमें पुरुष के लिए, पुरुष में जो चेंज होता है, मर्द वाला जो लक्षण आता है वो सारा लक्षण वृषण के कारण। और ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड से यानी इस महिला में जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टेरोन, मतलब एस्ट्रोजन। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन के कारण ही क्या होता है, महिला के जो बॉडी में चेंजेज आता है वो सारे चेंजेस किसके कारण होता है? तो एस्ट्रोजन के कारण होता है। बाद में आगे, अच्छा एक और चीज़, छठा एक और है इंसुलिन। क्या होता है छठा में? क्या है, क्या आप जानते हैं कि अपने परिवार दोस्तों में किसी को जानते हैं जिससे डॉक्टर ने उनके आहार में कम शर्करा, मतलब चीनी कम खाने के लिए सलाह दो, क्योंकि वह मधुमेह रोग है। मधुमेह रोग से बहुत होगा, मतलब जैसे डायबिटीज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। उपचार के लिए इंसुलिन की इंजेक्शन ली जाए हो। यह एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है। तो जो अभी अग्नाशय, जो अभी आप लोग देखे थे यहाँ पे अग्नाशय, यही बनता है इंसुलिन। इंसुलिन के बीटा कोशिका से, अल्फा कोशिका नहीं, बीटा कोशिका। इंसुलिन के बीटा कोशिका इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन समझ जाइए, इंसुलिन के बीटा कोशिका में, अग्नाशय के बीटा कोशिका में ही क्या बनता है? इंसुलिन बनता है हमारा। ठीक है, जो डायबिटीज़ में हमको हेल्प करता है। तो इतना आप लोग पढ़ लिए, इतना समझ गए आप लोग। तो एक बार इस टेबल को भी देख लीजिए, क्या है टेबल में, क्या है? वृद्धि हार्मोन किससे होता था? पीयूसी ग्रंथि से होता था। अभी पढ़ रहे हैं, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। अंगों में वृद्धि का प्रेरित करता है, अभी ऊपर पढ़े हैं। थायरोक्सिन के बारे में पढ़ रहे हैं। आयोडीन, इसके लिए क्या चाहिए होता है? आयोडीन चाहिए होता है बनाने के लिए, इसलिए हम आयोडीन नमक खाते हैं, टाटा आयोडीन नमक। ठीक है, आयोडीन नमक क्या होता है? वसा, उपाचय में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में, उसका प्रोटीन को पचाने में काम आता है, ग्वाइटर रोग से बचाता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़े हैं। इंसुलिन, इंसुलिन अब जानते हैं किससे बनता है? अग्नाशय में। अग्नाशय में जो ग्लैंड होता है उससे इंसुलिन बनता है। क्या काम करता है? तो शुगर लेवल कम करता है, जिससे डायबिटीज़ से हम बच जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन मर्द में जो चेंज होता है, मर्द में जो चेंजेज होता है इस हार्मोन से कारण। अंडाशय, अंडाशय किस महिला में होता है? फीमेल में अंडाशय। अंडाशय से क्या निकलता है? तो अंडाशय से एस्ट्रोजन निकलता है। इसी एस्ट्रोजन की तरह महिला मादा में जो लैंगिक लक्षण आता है, मतलब महिला वाला जो बदलाव आता है, इस एस्ट्रोजन का। एड्रीनल ग्रंथि क्या है? तो एड्रीनल मतलब क्या होता है कि जब को क्रोध हो जाएंगे, आपको बहुत क्रोध आएगा, तो एड्रीनल ग्रंथि बताइए, ब्लड में जाता है, एकदम गुस्सा आएगा, फाइट करने का मन करेगा आपको। लड़ो एंड मरो वाला ये होता है, लोग कहा था लड़ो एंड मरो एड्रीनल को। एक होता है मोचक हार्मोन, पिट्यूटरी ग्रंथ के हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। मतलब पिट्यूटरी ग्रंथ को बोलता है भाई, ये जैसे हार्मोन निकलेगा पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्रंथि से भी हार्मोन निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो इस बात को आप समझ सकते हैं। ये हो गया आपका पुरुष का हार्मोन, मतलब जंतु का हार्मोन, और महिला का भी, आप प्लांट्स का भी पढ़ चुके थे। ऑक्सिन, जेब्रेलिन, साइटोकिनिन, अब्सिसिक एसिड, ये सब आप प्लांट्स में पढ़ चुके थे। और यह हो गया ह्यूमंस का। तो थोड़ा अब लास्ट में एक क्वेश्चन से 2-4 ठो, उसको हम देख के इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? बाई हार्मोन्स के द्वारा होता है जंतु में। ब्लड हार्मोन्स कहाँ जाता है? ब्लड में, ब्लड से फुल बॉडी में, और बॉडी से सिलेक्टेड ऑर्गन तक पहुँच जाता है। आयोडीन मुक्त नमक क्यों खाया जाता है? तो घेंगा रोग बचने के लिए, ग्वाइटर से बचने के लिए। जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होता है? तो हमारे अनुक्रिया में हार्ट बीट बढ़ जाता है, सांस लेना बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण अधिक ऊर्जा का रिक्वायरमेंट होता है। समझ में आया?
और इसलिए इसको फाइट एंड फ्लाइट बोला जाता है आपको, ठीक है। तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा, श्वास दर बढ़ जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा, अधिक ऊर्जा का प्रोडक्शन होने लग जाता है ये होने से, एड्रिनल ग्रंथि जाने से। मधुमेह के लिए कुछ रोगी चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों जाते हैं? तो आपको पता है कि इंसुलिन क्या करता है, रक्त का जो भी शुगर है बॉडी में, जो आपको चीनी है, चीनी की संख्या क्या होता है, शक्कर की संख्या क्या होता है, कम कर देता है। इसलिए मधुमेह रोग में हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। तो बात समझ में आ गई, इसी के कारण हमारे चैप्टर समाप्त हो गए। तो देखो दोस्त, आपको लग रहा होगा कि इसमें आपका एक भी बात नहीं छूटा है, सारा बात आपको एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से एक भी बात नहीं छूटा। अगर इतना आप पढ़ लेंगे तो लगभग आपका इस चैप्टर का रिवीजन हो गया है आपका, और इस चैप्टर का रिवीजन हो गया है आपका, और आप क्वेश्चंस बनाने में सक्षम होंगे। तो इसको लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। हम तो लगभग टोटल साइंस का चैप्टर हम करा देंगे, और इसलिए इसको लाइक सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे अगले बार अगर हम कोई चैप्टर डालें तो आप तक पहुँचे। और ये जो आपका जो ये PDF है, ये हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक हम भी वीडियो में दे देंगे।